हमारा सवाल क्या है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन डिस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। तो दोनों सवाल है, कंस्ट्रक्टर क्या है उसके टाइप बताना है और डिस्ट्रक्टर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ना कोई इसमें से आता ही है। तो हम पहले चीज़ों को स्क्रैच से समझेंगे। आपको मालूम होगा कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पर चीज़ें है क्या अभी देखो। कंस्ट्रक्टर को समझने से पहले ये देखो, आपको बेसिक ऊप्स का प्रोग्राम आना चाहिए। आ गया ना आपको बेसिक ऊप्स का प्रोग्राम लिखने? ठीक है जी, हम जानते हैं। तो लेट्स सपोज हमने क्लास एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, ठीक है, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर आपको पता है डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक प्राइवेट में इसके 2 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे इसके 2 मार्क्स ले लेते हैं, जैसे कि इंट मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेते हैं और इंट जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करते हैं, समझने के लिए समझ लो। और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक। ये तो हमारा डेटा हो गया, ठीक है। अब हम एक पब्लिक में क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं ऐसा जो कि इंटीजर इसका रिटर्न टाइप होगा। आपको मेथड पता है ना कैसे लिखते हैं? हाँ, तो इंटीजर नाम का एक मेथड हो गया जो कि सम करेगा, ठीक है, इनके मार्क्स को सम करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्क्स को सम करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप अलग से कोई मार्क्स को दे सकते हो, क्योंकि हमारा फंक्शन पब्लिक है। तो लेट सपोज आप कोई एक अलग से मार्क्स इसको ले सकते हो, जैसे कि इंट आप मैथ के मार्क्स ले लो और इंट आप इंग्लिश के मार्क्स ले लो। इसको मैं स्मॉल में ही लिख देता हूँ, अच्छा है। मैथ का और इंग्लिश का मार्क्स ले लो। आप रिटर्न में क्या ले लो, रिटर्न में क्या ले लो, m+e ले लो। तो जैसे ही आप पब्लिक में, जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, इस सम नाम के जब फंक्शन को कॉल करोगे, आप कोई सा भी 2 वैल्यू डालोगे, जैसे कि 40 + 50, तो मार्क्स जो है इनके मैथ और इंग्लिश का सम होकर m+e आपका रिटर्न आएगा, यानी कि 90 रिटर्न आएगा। ये हमारा एक मेथड हो गया। तो ये जो मेथड जो है ना, ये मेथड यानी कि मेंबर फंक्शन जो है, मेंबर फंक्शन जो है, इसमें हमने एक रिटर्न टाइप लिया है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, अभी मैंने इसको पब्लिक माना है। कल को अगर मैं इंट सम नाम का कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे कि यहाँ पे इंट एम और इंट ये इंग्लिश का मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न ना लिख के अगर मैं काउट लिख दूँ, ठीक है, काउट और m+e कर दूँ, m+e कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का देखो मतलब क्या हो। देखो इसमें रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है ना, कि जब भी आप बेसिकली जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो रिटर्न टाइप लिया, तो आप इसके वैल्यूज़ को कहीं स्टोर कर सकते हो, आप इसके वैल्यूज़ को कहीं यूज कर सकते हो। जैसे ही आप मेन मेथड में जब इसको कॉल करोगे, मेन मेथड आप समझ रहे हो ना, मेन मेथड जैसे कि हमारा सीपीपी में प्रोग्राम इंट मैन से स्टार्ट होता है ना, इंट मैन। अब यहाँ पर ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, फंक्शन कॉल करते हो। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे ना, तो इस वैल्यूज़ को आप कहीं स्टोर करा सकते हो, इसकी वैल्यूज़ को आप यूज कर सकते हो। कल को अगर आप इस फंक्शन को कॉल करो, जैसे कि सम नाम का फंक्शन कॉल किए और आप कोई 2 वैल्यूज़ ले रहे हो, ठीक है, कोई सा भी आप वैल्यू ले रहे हो, जैसे कि 9 ले रहे हो और 10 ले लो, लेट्स सपोज ये दोनों मार्क्स हो गए। अब इन जैसे इनको कॉल करोगे तो वैल्यू जाएगी 19। अब आप 19 को कहीं यूज कर सकते हो, आगे बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम जब होंगे तो आप इसके वैल्यूज़ को कहीं यूज कर सकते हो, आप इसको x नामक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो ये रिटर्न टाइप का मतलब होता है। और इसका क्या मतलब हुआ, जब आप रिटर्न नहीं लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न नहीं लिखते इसका मतलब सिंपली ये वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, आप इसको कहीं स्टोर नहीं करा सकते हो। यानी कि अगर आपने सिर्फ इसको लिख करके आप प्रोग्राम चलाया, तो आप इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि इसे प्रिंट होगा। रिटर्न लिखने का मतलब क्या है कि जब इस फंक्शन को लिखकर जब ऐसे करोगे ना, तो ये वैलिड कंडीशन, क्योंकि आप इस वैल्यूज़ को कहीं यूज करना चाहते हो। ये चीज़ें समझ गए ना। अच्छा, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ये भी हमारा मेंबर फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या है, ये जो मेथड है, जो आपने जो ये फंक्शन जो आपने क्रिएट किया है, ये अलग अलग नामों से भी हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, अगर आपने फंक्शन को, ये तो चीज़ें सेम है, हमें फिलहाल के लिए डेटा से तो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल फंक्शन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कंस्ट्रक्टर एक तरीके का मेंबर फंक्शन ही होता है, तो डेटा को फिलहाल के लिए छोड़ो। अभी देखो मेंबर फंक्शन को देखो, अगर मैं एक मेंबर फंक्शन स्टूडेंट नाम का बना दूँ, जैसे कि स्टूडेंट नाम का एक मेंबर फंक्शन बना दूँ, बोलोगे हैं ये कैसे होगा। देखो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अगर आपने क्लास के नाम से ही अगर आपने एक मेंबर फंक्शन इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, जैसे कि इंट एम और ये इंट ई है, ठीक है, एक मैंने छोटा सा ही गैप दे दिया, ठीक है, ये समझ जाओ, इंट एम कोमा इंट ई है। हमने क्लास का नाम, एक मेथड जो है क्लास के नाम से ही बना दिया, उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे हम काउट लेंगे, काउट ले लेते हैं। लेट सपोज इसके दोनों वैल्यूज़ को आप जैसे कॉल करोगे, जैसे कि स्टूडेंट नाम का कॉल करोगे, और यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि 10 और 12। आप चाहो तो इसको ऐड करा लो, आप चाहो तो इसको सम करा लो, तो मैं सम ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमने चीज़ों को काउट कर लिया। काउट का मतलब बेसिकली ये प्रिंट होगा। तो अगर आपने क्लास के नाम से ही कोई आपने फंक्शन को बना दिया, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे इसके डिफिनेशन में देखो, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका मतलब अभी आपको समझाऊंगा। ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे ही लेट सपोज यहाँ पे इस प्रोग्राम के बाद हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम चला दिया, ठीक है। इनको आप इग्नोर कर दो। इस प्रोग्राम के बाद हमारे पास ये प्रोग्राम है और हमारा ये पब्लिक है आपका फंक्शन। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, एग्जाम्पल में सारी चीज़ें हैं, बस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, जैसे क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट कोई सा भी एक हो गया ना, S1 नामक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ध्यान से देखो, हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमें मैनुअली कोई फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे कि इसका नाम देखो, अगर मैं सम को कॉल करूँ तो S1 डॉट सम, S1 डॉट सम, आप यहाँ पे आप कोई दो वैल्यू डाल दो, जैसे कि 10 और 12। तो ये इसका नाम जो है, इस फंक्शन का जो नाम है क्लास के नाम से डिफरेंट है, तो इसको हम मैनुअली कॉल कर रहे हैं, मैनुअली कॉल कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी देखो, इस केस में हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि m+e है, ठीक है, m+e है। तो स्टूडेंट S1 में जैसे ही हम कोई दो वैल्यूज डालेंगे, ध्यान से देखो, ये दो वैल्यू ले रहा है ना, ये फंक्शन क्या है, दो वैल्यू ले रहा है जिसका आप सम निकाल रहे हो। तो जैसे मैं इसका 10 और 12 दो वैल्यू डालूंगा ना, तो हमें मैनुअली फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हमें S1 डॉट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गड़बड़ हो गई ये, क्योंकि इस फंक्शन का नाम क्लास के नाम के सेम है, तो इसको मैनुअली इस तरीके से कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बस आप दो वैल्यू डाल दो यहीं पर। ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने क्रिएट किया S1, और जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या किया गया है कि दो पैरामीटर ले रहा है और उसका सम निकाल रहा है। तो आपको दो आर्गुमेंट या पैरामीटर आपको पास करना होगा, जैसे 10 और 12, इसका सम निकालेगा। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, यहाँ आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी S1 डॉट स्टूडेंट। ये होता है कंस्ट्रक्टर के केस में। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई ना। तो ये स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन ही होता है क्लास का, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है। इसके फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहचानोगे कैसे प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्टर कौन है। तो देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम, नेम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज ए क्लास नेम। तो देखो यहाँ पे क्लास का नाम, ये देखो क्लास का नाम और ये मेथड का नाम, ये मेंबर फंक्शन का नाम, दोनों का सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, मैं भी दिखाऊंगा, पर ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इस मेथड में देखो हमने सम वाले जो दो मेथड बनाए थे, इसमें देखो एक में हमने रिटर्न टाइप लिया था और एक में हमने सिंपली काउट लिया था। बेसिकली हमें प्रिंट करना रहता था, ठीक है जी। पर कंस्ट्रक्टर के केस में कोई सा भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और रिटर्न टाइप का भी सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझाया। रिटर्न लिखने का मतलब ये होता है कि यूजुअली हम उस वैल्यूज को कहीं यूज करना चाहते हैं तो हम रिटर्न का यूज करें। अच्छा, वॉइड कब यूज करोगे, मैंने आपको वॉइड भी बताया था। बेसिकली जब वॉइड में कोई वैल्यूज असाइन करना रहता है ना, कोई ऐसा फंक्शन बना दिया जैसे कि ए में कोई वी असाइन करना है, तो आप वॉइड का यूज कर सकते हो। या फिर मैनुअली किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो आप वॉइड का यूज करते हो, ठीक है, रिटर्न टाइप में। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पे कोई सा भी आपका रिटर्न टाइप नहीं होता है। आप यहाँ पे कोई सा भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हो। कंस्ट्रक्टर के केस में कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हो और ना ही ये रिटर्न लिखते हो। यूजुअली सिर्फ आप क्लास का नाम लिखोगे और आप उसका एक मेथड बना दोगे। कोई सा भी यहाँ पे वॉइड, इंट, कोई सा भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हो, ठीक है जी। ये दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जैसे ही आपने, हालांकि जो ये मेथड जो आपने बनाया था कंस्ट्रक्टर का, हमें दो वैल्यूज ली गई है और उनको ऐड करना है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक यहाँ पे मैनुअली आप दो वैल्यूज दे रहे हो ना, लेकिन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जो आगे मैं दिखाऊंगा उसके टाइप में होता है। अगर सिर्फ S1 लिख दोगे ना, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका एक कॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। मतलब कि एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। हालांकि एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जिसमें हो सकता है आपने पैरामीटर या आर्गुमेंट आपने पास नहीं करवाया हो,
ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, यानी वहाँ पे पैरामीटर्स नहीं होंगे। लेकिन इसमें देखो पैरामीटर्स है, इसमें देखो आर्गुमेंट है, तो ये हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। समझ में आ गया? इसके टाइप में और अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएंगे। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। आपका जो डेटा मेंबर है, जो ये डेटाज है ना, डेटा, इनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी एलोकेशन हैपन व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो देखो हमने पहले भी बात करी थी कि जब भी आप क्लास को क्रिएट करते हो ना, सिर्फ क्लास को सिर्फ आप टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट बनाते हो तो मेमोरी में कोई सा भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो मेमोरी में आपका स्पेस ऑक्यूपाई होता है, मेमोरी स्पेस लेता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर में मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑटोमेटिकली कॉल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी एलोकेशन तभी होगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल तब कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउड है। देखो कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ है। अच्छा, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है जी? देखो अगर मैंने सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन बना दिया, स्टूडेंट में बहुत सारे फंक्शन बना दिए, ओवरलोडिंग का थोड़ा मतलब समझ जाओ। इसको छोड़ दो। जैसे कि स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि मेंबर फंक्शन ही है। ये बेसिकली दो वैल्यू ले रहा है, इंट ए इंट बी ले रहा है। ये हो सकता है आप रिटर्न नहीं लेते हैं, ए प्लस बी करा दो काउट में, ठीक है, काउट में आप ए प्लस बी करा दो। यहाँ पे भी आप स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे हम डबल ए ले रहे हैं और यहाँ पे देखो डबल बी ले रहे हैं। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जैसे काउंट करा दो, ए प्लस बी में करा दो। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ है? सेम नाम का ही कंस्ट्रक्टर हो, सेम नाम का ही फंक्शन बहुत बार अगर लिखा हो ना प्रोग्राम में, उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। लेकिन उसका देखो पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो उसके पैरामीटर इंटीजर में है, यहाँ पे उसके पैरामीटर डबल में है। यहाँ पे मैं फ्लॉट में भी ले सकता हूँ। स्टूडेंट नाम का क्रिएट करो, फ्लॉट ए ले लूँ और यहाँ पे देखो फ्लॉट बी ले लूँ, तो सेम ही नाम के फंक्शन बहुत सारे हो प्रोग्राम में और उसका अगर पैरामीटर डिफरेंट है तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? सेम ही नाम का फंक्शन होता, ठीक है, सेम ही नाम का फंक्शन होता, उसके भी पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ होती है। अब देखो तीन प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला आपका होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पे जो आपका एग्जांपल लिया था ना, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। इसमें पैरामीटर्स है तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। बाकी जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अगर मैं मैनुअली ऐसे लिख दूँ जैसे कि स्टूडेंट और ब्रैकेट में डाल के ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे चाहो तो आप प्रिंट करा लो, चाहे तो आप ना भी प्रिंट कराओ, आपकी मर्जी। तो ये एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। जैसे ही आप S1 लिखोगे ना, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे ना तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है प्रोग्राम में, तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन देखो, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज रिटन कंपाइलर प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्टर ना भी लिखते हो, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्टर ये इसका कोई मतलब भी नहीं, लिखो चाहे ना लिखो कोई सा भी मतलब नहीं है, तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखते हो ना प्रोग्राम में, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज रिटन कंपाइलर प्रोवाइड्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। नहीं, ऐसा टाइप का एक कंस्ट्रक्टर मेथड जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काउंट करके अगर आप लिख भी दे दो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देना होगा आपको। देखो, क्लास स्टूडेंट नाम का बनाया जिसमें पब्लिक में हमने एक मेथड बना दिया। देखो, हमें डेटा मेंबर से कोई मतलब नहीं है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन का ही नाम है, एक मेंबर फंक्शन ही होता है। तो डेटा मेंबर को छोड़ो, हमें फंक्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया। अब इसको फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर बोलो, क्योंकि क्लास का नाम सेम है, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, काउंट कर देता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक काउंट कर दिया। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे ना, तो ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट S1 करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। काउंट का मतलब स्क्रीन पे प्रिंट होना ना, तो प्रिंट हो जाएगा। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिखो चाहे ना भी लिखो, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया। आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया ना। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज का मतलब आपका पैरामीटर लेगा। तो अ कंस्ट्रक्टर टेक्स पैरामीटर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो, ये क्लास स्टूडेंट है और हमने एक इंट मार्क्स लिया, पैरामीटर ले रहे हैं ना, तो हमने एक पब्लिक बनाया।
देखो पब्लिक में ये रहता है 2 बिंदु और यहाँ पे देखो सेमीकोलन रहता है। इसके हमने प्राइवेट में इसको आप प्राइवेट लिख दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही रहता है, तो आप प्राइवेट लिख भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम चलाने के लिए लिखना रहता है। तो ये देखो ये प्राइवेट हमने लिख दिया, इसका इंट मार्क्स हो गया। पब्लिक में हम क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसी के नाम का, और यहाँ पे देखो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं इंट एम। अब चाहो तो आप इंट एम जो है इसका यूज कर सकते हो, मार्क्स के अंदर आप एम इंसर्ट करा सकते हो, तो ये वैल्यू करवा सकते हो। वॉइड डिस्प्ले नामक का एक फंक्शन बना दिया। देखो ये पब्लिक है तो ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। मैनुअली इसको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर पब्लिक लिख दिया ना तो नीचे जितने होंगे सारे पब्लिक हो जाते हैं। वॉइड डिस्प्ले में क्या होगा कि काउट हम मार्क्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये हमने एक पैरामीटर लिया, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इंट में जैसे ही कॉल करोगे, इसका आगे का प्रोग्राम यहाँ है, यहाँ से फंक्शन आपका स्टार्ट होता है। देखो स्टूडेंट S1 में ध्यान से देखो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमें मैनुअली यहाँ पे देखो मैनुअली हमें S1 डॉट स्टूडेंट के अंदर 101 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, तभी तो ये अगर डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगर नहीं डाले, जैसे कि अगर S1 ही लिख कर छोड़ दिया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा, ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। लेकिन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आपको मैनुअली बस ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू सेट करनी है 101, तो मार्क्स के अंदर आपका 101 सेट हो जाएगा। प्रिंट कराना है तो S1 डॉट डिस्प्ले कर दो, समझ गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू कॉपी द प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ डेटास को कॉपी करना हो दूसरे डेटा में, दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है कि आप क्लास नेम रखो और एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड लिखते हैं। आप चाहो तो कई प्रोग्राम में लिखते भी है, नहीं भी लिखा जा सकता है, पर इसका ऑफिशियल सिंटेक्स यही होता है। आप क्लास नेम लिखोगे, कॉपी कैसे करोगे ये प्रोग्राम में दिखाऊंगा अभी। क्लास नेम लिखोगे, फिर कॉन्स्ट कीवर्ड लिखोगे, फिर क्लास नेम, और यहाँ पे एम्परसेंड एक ऑब्जेक्ट लिखोगे। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट लिखना, आप कोई सा भी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे ना स्टूडेंट का S1 S2 S3, या फिर कि डेमो का D1 D2 D3, इस तरह के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो बेसिकली आपको वैसा ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो देखो एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जो कॉपी करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में। देखो हमने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, और देखो इसका प्राइवेट में हमने रोल नंबर और मार्क्स को ले लिया। पब्लिक में हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें इंट R और इंट M लिया, और रोल नंबर के अंदर हमने R को असाइन कर दिया, मार्क्स के अंदर M को असाइन कर दिया। तो ये यूजुअली आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप लिख देना यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है उसका। देखो ये भी एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इसको आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हो, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलो। अब ये क्या करेगा, पहले हमें क्लास का नाम यानी कि फंक्शन का नाम वही सेम रहेगा स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉन्स्ट डाल दो, ये कीवर्ड हमें लिखना ही है। फिर इस क्लास का नाम यानी कि उसका नाम, ये सिंटेक्स में देखो क्लास नेम कॉन्स्ट क्लास नेम रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे एम्परसेंड। अब ये ऑब्जेक्ट जो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि BCDEFG राम श्याम कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप कोई सा मैनुअली रख सकते हो, तो मैंने S रख दिया। अब रोल नंबर में हमने क्या किया, S डॉट रोल नंबर, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करोगे ना, तो ये बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर का वैल्यूज को कॉपी कर ले रहा है। यानी रोल नंबर में आपका मैनुअली इस ऑब्जेक्ट S डॉट रोल नम, ठीक है, और S डॉट मार्क्स, तो आपने जो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास किए, जैसे कि रोल नंबर जैसे 101 और मार्क्स 100 ले लो, तो रोल नंबर में 101 मार्क्स 100 आ गया, तो इसी की वैल्यूज को 101 और 100 को आप कॉपी कर रहे हो, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। तो रोल नंबर इज इक्वल टू S डॉट रोल नंबर, या पे अगर आप कुछ भी रखते हैं श्याम डॉट रोल नंबर, ठीक है, श्याम डॉट मार्क्स, कुछ मतलब कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो S डॉट रोल नंबर S डॉट मार्क्स को हम मार्क्स के अंदर करा लिए। अब देखो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ये हो गया, और ये हमारा क्लास का देखो क्लोजिंग ब्रैकेट ये हो गया। अब इंट मेन में क्या किया हमने, का स्टूडेंट S1, देखो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया मैनुअली, हमें S1 डॉट स्टूडेंट 182 और 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट S1 में हम 182 और 100 मार्क्स 100 और रोल नंबर 182 सेट कर दिया। अब हमें कॉपी करना है तो मैनुअली हम क्या लिखते, अगर इसको छोड़ दो, हम स्टूडेंट S2 बनाते, देखो
इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट S2 नामक एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट S1 का हमें कोई सा भी प्रॉपर्टीज है, डेटा है, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1। समझ पा रहे हो? देखो क्लास में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, S2 और S1, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन क्या था? कॉपी कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन यह था कि कॉपी द प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जैसे S1 का कोई प्रॉपर्टीज होगा ना, कोई सा भी प्रॉपर्टीज होगा, कोई सा भी डेटा मेंबर होगा, इसको कॉपी करना चाहते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स ये था, हम रोल नंबर और मार्क्स को कॉपी करना चाहते हैं। आप चाहो तो कोई एक वैल्यूज भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मान लो आप रोल नंबर ही कॉपी करना चाहते हो तो मार्क्स को स्किप कर दो। फिलहाल के लिए मैंने दोनों को कॉपी ले लिया, तो एक S1 नामक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मार्क्स और रोल नंबर हमने असाइन कर दिया। अब S2 नामक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम चाहते हैं कि इसका मार्क्स या रोल नंबर को कॉपी कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखो दोनों को मैंने कॉपी किया, तो स्टूडेंट S2 बनाओ और इक्वल टू S1 कर दो। तो S1 के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, जो कि रोल नंबर और मार्क्स है, वो S2 में आपके कॉपी हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट S2, और ये ब्रैकेट में हम S1 डाल देते हैं, या फिर स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1 डाल देते हैं। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर में। हाँ, डिस्ट्रक्टर में बात करते हैं। देखो डिस्ट्रक्टर भी सेम ही, मतलब कि इसका जो ये भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड और गोज आउट ऑफ द स्कोप। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिलीटेड हो गया, गोज आउट द स्कोप का मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो आप कल को अगर होटल में जाते हो, ठीक है, मतलब कि देखो कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा मैं मतलब समझा दूँ रियल लाइफ में इसका मतलब फिलोसफी क्या हो रहा है। जैसे कि आप जैसे कि कोई फ़ोन को ओपन करते हो, आपने नया फ़ोन खरीदा, फ़ोन को ओपन किया, तो आपको मैनुअली टाइम नहीं सेट करना पड़ता है, डेट नहीं सेट करना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशंस मैनुअली उसमें आ जाते हैं, इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। यानी कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट रूप से आपके फ़ोन में होती है। नया फ़ोन खरीदा पर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट रूप से होती है, कैमरा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रूप से होती है। तो वो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे ही फ़ोन खोला तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आ गई, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो अपने कहीं होटल में गए, ठीक है, होटल में गए, आपको पहले से ही लाइट वगैरह, रूम क्लीन है, लाइट ऑन है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन जैसे ही आपने 2 घंटे आराम कर लिए, फिर आप होटल से बाहर गए, तो लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। रूम गंदा है तो मतलब कि आप जैसे चले जाओगे ना, तो लाइट ऑफ हो जाएगी, रूम क्लीन हो जाएगी अगेन, तो वो आपका एक डिस्ट्रक्टर हो गया। यानी कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो गया, या फिर आप बाहर चले गए, या फिर क्या आप गोज आउट ऑफ स्कोप हो गए, यानी आपका और आपके रूम से कोई मतलब ही नहीं रहा, आप वहाँ से चले गए, तो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। फिर से जो लाइट ऑन था वो ऑफ कर दिए जाएंगे, है ना। जो रूम शुरू में क्लीन था, आपने जब गंदे कर दिए होंगे, तो वो फिर से वो क्लीन हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस ये है, आप इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझ आ पाएगा। तो डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन ही होता है क्लास का, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ रही है। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट या गोज आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका जो ये मेन मेथड है, मेन मेथड में देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट एस बनाया और यहाँ पे रिटर्न 0 ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इस ब्रैकेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो मेन का ब्रैकेट ओपनिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, यहाँ से आपका स्कोप खत्म हो गया। इस ऑब्जेक्ट का आप कहीं नीचे यूज कर रहे हो, नहीं यूज कर रहे हो, ये था आपका आउटपुट का प्रोग्राम है, नहीं यूज कर रहे हो, तो इसका आपका स्कोप खत्म हो गया, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। हालांकि डिस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता है, और ना ही डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखी थी ना, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखी थी ना। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल नहीं दिया है, पर अगर एग्जाम में आए तो आप लिख पाओगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। बेसिकली आप सेम नाम का ही फंक्शन बना रहे हो, सेम नाम का ही कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, आपके पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। कल को आप अगर मार्क्स को स्टोर कर रहे हो, कल आप मार्क्स के अंदर आप अगर आप चाहो तो कोई फ्लोट वैल्यू भी ले लो, क्योंकि मार्क्स कई बार परसेंटेज में दिखाई जाती है ना, तो आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हो। फ्लोट एम यहाँ पे नीचे लिख देना स्टूडेंट फ्लोट एम, तो वो आपका एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया। एक कंस्ट्रक्टर ये है जिसका पैरामीटर एम है, एक कंस्ट्रक्टर ये है जिसका पैरामीटर फ्लोट है। हालांकि डिस्ट्रक्टर में कोई ओवरलोडिंग अलाउ नहीं होता है। इसका डिफिनेशन समझ गए ना डिस्ट्रक्टर की, ठीक है। इट इज इट्स नेम इज सेम एज अ क्लास नेम, ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आ रहा है, क्लास के नाम का ही सेम होगा, बट स्टार्ट विथ ये टिल्ड सिंबल। अब डिस्ट्रक्टर को पहचाने को कैसे, तो ये टिल्ड सिंबल होता है, इससे ही हमें डिस्ट्रक्टर को पहचानते हैं। नो रिटर्न टाइप होता है। इसका प्रोग्राम में देखो, मैनुअली देखो, क्लास स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन सॉरी क्लास बनाया, पब्लिक में हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन। अब देखो ये डिफ़ॉल्ट है, ये देखो डिफ़ॉल्ट,
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड है। अच्छा देखो, नॉन पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट में देखो तो हल्का सा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैनुअली लोग इसको सेम नाम से ही बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप काउंट नहीं लिखते, ठीक है। और नॉन पैरामीटराइज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करते। तो हालांकि लोग मैनुअली दोनों का सेम ही नाम से बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट बोलना रहता तो ये चीज़ें लिखने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हाँ बोल सकते हो, दोनों को सेम नाम से अक्सर लोग बोल देते हैं। तो स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बना दिया जो कि कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे काउंट में कर दे, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो वही क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, उसी का ही सेम नाम होना चाहिए डिस्ट्रक्टर में भी, और पीछे एक टिल्ड नाम का सिंबल होता है। स्टूडेंट बना दिया और यहाँ पे काउंट करा दो डिस्ट्रक्टर कॉल। सिंपल सा प्रोग्राम है, यही एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अब इंट मेन में क्या हो गया, आप स्टूडेंट एस बना दिए, एस करोगे तो जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा ना, जैसे ये स्टूडेंट को कॉल करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी, ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिटर्न जीरो कर दो, हालांकि ये इंट है, रिटर्न टाइप आप रिटर्न जीरो लिख सकते हो, चाहे ना भी लिखो, इसकी आपकी मर्जी है, इसको स्किप कर दो। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ आपके प्रिंट हो जाएगी। तो ये होता है बेसिकली, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करो बस टिल्ड सिंबल से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, गोज आउट ऑफ स्कोप हो गया, यहाँ से देखो इस सिंबल से आपका ऑब्जेक्ट का आगे कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे और मतलब कि चीज़ें नॉर्मल उसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बस ध्यान में रखना, ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड या गोज आउट ऑफ द स्कोप हो जाए, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखा। इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, ठीक है। यूज टू फ्री मेमोरी और रिसोर्सेज, तो यही बात है, आप जब रूम में गए थे, आपने 2 घंटे स्टे कर लिए, फिर आपने बाहर आ गया तो मेमोरी फ्री ही हो गई, रूम फ्री हो गया, कुछ इस तरीके का सीन रहता है। तो डिस्ट्रक्टर का कॉल इसलिए किया जाता है, हालांकि एक डिफ़ॉल्ट बेसिकली डिस्ट्रक्टर एक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर आप ना भी लिखो ना, अगर आप ना भी लिखो, अगर ये ना भी लिखो ना इस तरीके की, लेकिन एक डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि यूज टू फ्री मेमोरी या फिर रिसोर्सेज, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है, इसको फ्री करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था ना कंस्ट्रक्टर में, ये अंतर भी ध्यान में रखना, एग्जाम में अंतर पूछते हैं। ये देखो, मेमोरी एलोकेशन हैपन व्हेन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मेमोरी एलोकेशन। और डिस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, मेमोरी डी एलोकेशन हो जाएगा जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो समझे, ठीक है जी, ये हमने समझ लिया। तो यूज टू फ्री मेमोरी और रिसोर्सेज, इसको काटना तो नहीं चाहिए था, मेमोरी डीएलोकेशन हैपन व्हेन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, पता नहीं क्यों काट दिया, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी गोज आउट द स्कोप हो जाता है, ठीक है। इसको आप ना ही काटो, इसको लिख सकते हो, मेमोरी डीएलोकेशन हैपन व्हेन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाए, ठीक है। इट हैज़ नो एनी पैरामीटर एंड नो एनी रिटर्न टाइप, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई पैरामीटर हमने नहीं डाला, ना ही रिटर्न टाइप होता है, तो समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। उसके बाद नो ओवरलोडिंग इज अलाउड, डिस्ट्रक्टर का भी ओवरलोडिंग नहीं होता, सिर्फ एक ही आप लिखते हो, एक ही बार लिखते हो। तो ये होता है डिस्ट्रक्टर, ये होता है कंस्ट्रक्टर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप 2x भी वॉच कर लेना, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।